प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे नियो डिटर्मिनिज्म की। नियो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद। हमने नियतिवाद डिस्कस किया, हमने संभववाद डिस्कस किया और हमने ये देखा कि जहाँ नियतिवाद खत्म होता है या जहाँ संभववाद शुरू होता है वह नियतिवाद अपनी पराकाष्ठा पर था। जब मिस सैम्पल कहती हैं मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ, और उसके बाद मनुष्य प्रकृति से किस प्रकार से प्रभावित होता है और किस प्रकार से मनुष्य प्रकृति का गुलाम सा बन जाता है या प्रकृति ही मनुष्य को निर्देशित करती है, यह बात बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से कही जाने लगी। वो नियतिवाद की पराकाष्ठा थी जहां मनुष्य को एक तरह से गुलाम बना दिया गया प्रकृति का। इसके बाद जब फ्रेंच ज्योग्राफर्स स्पेशली विडाल डी ला ब्लाज और जीन ब्रूस के साथ जब हमारे सामने संभववाद की अवधारणा आती है तो वहाँ फिर से हम ये पाते हैं कि इस संभववाद ने अपने पराकाष्ठा वाले समय तक पहुँचते पहुँचते, अपने चरम पर पहुँचते पहुँचते इस बात का जिक्र किया कि संभव सब कुछ है मनुष्य के लिए और प्रकृति सिर्फ संभावनाएं देती है। प्रकृति का रोल सिर्फ इतना सा है कि वो विकल्प देती है मनुष्य के समक्ष, लेकिन उन विकल्पों में से चयन का अधिकार मनुष्य को है। उन विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनकर मनुष्य किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर गतिविधि में लिप्त होता है और किस प्रकार की जीवन शैली विकसित करता है, ये मनुष्य पर निर्भर करता है, उसके विवेक पर, उसकी चॉइस पर, उसकी चयन पर, उसकी इच्छाओं पर, उसकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तो ये संभववाद की पराकाष्ठा थी। अब सच ये है कि मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में अगर हम दोनों ही अवधारणाओं का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि न तो हम पूरी तरीके से पृथ्वी को मालिक मानकर मनुष्य को उसका दास मान सकते हैं और न ही मनुष्य को मालिक मानकर प्रकृति को उसका दास मान सकते हैं। ऐसे में नवनियतिवाद की संकल्पना का जन्म हुआ। द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म वाज पुट फॉरवर्ड बाय ग्रिफिथ टेलर. Taylor believed that the best economic program for a country to follow has in large part been determined by nature, and it is geographers' duty to interpret this program. ग्रिफिथ टेलर ने ये माना कि जो प्रकृति निर्धारित करती है, प्रकृति एक तरह से जो परिस्थितियां प्रदान करती है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस मनुष्य को मिलती हैं, जिनमें मनुष्य अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी जीवन शैली को डेवलप करता है, एक भूगोलवेत्ता का कर्तव्य है कि वह प्रकृति के इस नियोजन, प्रकृति की इस योजना की व्याख्या करने का प्रयास करे। मैन इज एबल टू एक्सेलरेट, स्लो और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. मैन यानी मनुष्य इस बात में सक्षम है कि वो किसी भी क्षेत्र या किसी भी राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया को रोक सके, बढ़ा सके या घटा सके। प्रकृति निर्धारित नहीं करती है, ये प्रकृति सिर्फ परिस्थितियां प्रस्तुत करती है मनुष्य के समक्ष, और मनुष्य निर्धारित करता है कि किसी भी प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, किसी भी प्रदेश का जो विकास है, जो विकास की अवस्थाएं हैं, वो किस प्रकार से संचालित होंगी। आगे ग्रिफिथ टेलर कहते हैं, ही इज लाइक द ट्रैफिक कंट्रोलर इन अ लार्ज सिटी हु ऑल्टर्स द रेट नॉट द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस. वे ये कहते हैं कि मनुष्य वस्तुतः प्रकृति वस्तुतः ट्रैफिक कंट्रोलर है, एक बड़े शहर में ट्रैफिक कंट्रोलर की भांति है, हु ऑल्टर्स द रेट नॉट द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस. कहीं भी प्रगति या विकास की दिशा को प्रभावित नहीं किया जा सकता, बस उसकी जो दर है, विकास कम होगा या ज़्यादा होगा, इसको प्रभावित किया जा सकता है. एंड परहैप्स द फ्रेज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म एक्सप्रेस सस्टेनेटली द राइटर्स ज्योग्राफिकल फिलॉसफी. ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रिफिथ टेलर कहना चाहते थे वो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा जा सकता है, रुको और जाओ नियतिवाद. क्योंकि रुको और जाओ नियतिवाद का मतलब यही है कि पृथ्वी या प्रकृति जो भी परिस्थितियां मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत करती है, उन परिस्थितियों को मनुष्य देखे, समझे और उसके बाद सोचे कि उसे किस दिशा में जाना है. मतलब मनुष्य निर्धारित करे कि हमें किस दिशा में जाना है, और ट्रैफिक लाइट की तरह या ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह प्रकृति वहाँ पे प्रस्तुत करती है कि ये सारे रास्ते हैं मनुष्य के पास. Man follows nature's program only if he is wise, presuming he can act foolishly, which admits the possibilities contention that within broad limits set by environment man can choose at the very least. वे ये भी कहते हैं कि
मनुष्य कौन सी दिशा में जाएगा और प्रकृति के नियोजन को, प्रकृति की द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं में से क्या चुनेगा, ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। Professor Taylor considers him the choice between wise and foolish, but wisdom and folly are human concepts. The natural environment knows nothing of them. In nature, there is only the possible and impossible. Finer categories are man-made. मनुष्य कितने विवेकपूर्ण तरीके से किसी परिस्थिति का उपयोग करता है या कितनी मूर्खतापूर्ण तरीके से करता है, ये मानवीय पर्यावरण से संबंधित टर्म्स हैं, शब्द हैं। वस्तुतः प्रकृति तो जो एनवायरनमेंट देती है, जो परिस्थितियां देती है, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, संभव या असंभव। परिस्थितियां कई बार ऐसी देती है जहाँ पर कुछ संभव होता है, जहाँ पर कुछ असंभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृति ये मानती है कि प्रकृति कहीं बहुत दुष्कर परिस्थितियां देती है तो मनुष्य के लिए ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कई चीज़ें संभव नहीं है मनुष्य के लिए। लेकिन यहाँ मनुष्य का विवेक, मनुष्य की तकनीकी दक्षता, ये सब भी आ जाते हैं। द possibilists admit the opportunities offered by any environment are not all equal. संभववादी ये मानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो प्रकृति देती है, ये सच है कि वो सभी जगह समान नहीं होती हैं और इसीलिए मनुष्य का विकास भी सर्वत्र समान नहीं हो सकता। मनुष्य शक्तिशाली होने के बावजूद, मनुष्य चयनकर्ता होने के बावजूद, मनुष्य निर्णायक होने के बावजूद सभी जगह समान दर से और समान अवस्था का विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियां सब जगह समान नहीं होती हैं। इस बात को संभववादी भी स्वीकारते हैं। Some demand little for men, others continual struggle, some yield large, other meager returns. इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। The ratio between effort and return can be looked upon as the price nature extracts from man for the particular choice he makes. But recognition of this inequality of opportunities gives no clue as to which nature prefers and the wise man should take. मनुष्य अपने विवेक से निर्णय ले तब ये डिपेंड करता है, उस निर्णय पर डिपेंड करता है कि कहीं पर वो प्रकृति द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं को किस प्रकार से दोहन करने में सक्षम होता है। Once possibility of alternative action is considered, then it is difficult to see stop and go determinism can claim that man is not a free agent, that his liberty is curtailed. All agree. स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का जो मूल तत्व है वो यही है संकल्पना का कि मनुष्य एक फ्री, एक स्वतंत्र तत्व नहीं है। पर्यावरण जो परिस्थितियां उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा उन्हीं में से उसको चुनना होगा। इसीलिए उसकी लिबर्टी, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसको कहीं ना कहीं बांधा जाता है, कहीं ना कहीं बाधित किया जाता है। इस पर सभी सहमत हैं। In no environment are the possibilities limitless and for every choice a price must be paid. एक चीज़ और कि मनुष्य जब भी किसी रिसोर्स का दोहन करता है, किसी भी प्राकृतिक परिस्थिति का उपयोग करने की चेष्टा करता है, तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो कितनी कीमत चुका सकता है। कीमत दोनों तरीके से हो सकती है। इकोनॉमिकली वो कितना खर्चा कर सकता है कहीं पर कोई चीज़ डेवलप करने में, जैसे कि अंटार्कटिका में अगर गेहूं उगाना हो तो वो कितना खर्चा कर सकता है। और दूसरा, इकोनॉमिक छोड़ दिया जाए तो दूसरी बात है कि वो एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुँचेगा उसकी गतिविधि से, अगर कोई नुकसान पहुँचेगा तो उसमें वो कितना टॉलरेट कर सकता है, जिसको कि हम आज की भाषा में अगर कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो इसमें कहीं छुपा हुआ था। हालांकि उस समय इस शब्द का प्रचलन नहीं था और इस बारे में बात नहीं की गई थी, लेकिन मनुष्य कितनी कीमत किसी चयन की चुका सकता है उस पर भी निर्भर करता है कि कहीं पर मनुष्य निर्णय कैसे लेगा। For every choice a price must be paid. Proponents of possibilism admit this. जो संभववादी हैं वो भी इस बात को स्वीकारते हैं, but within these limits freedom to choose exist. लेकिन फिर भी इन सीमाओं के बीच में भी चयन की स्वतंत्रता विद्यमान है। Man makes his choice and man himself judges its relative wisdom by reference to goals he himself has established. Limits to men's freedom beyond those generally recognized by possibilists are, according to Taylor's definition, those imposed by men's conception of wisdom.
There is nothing indeed that contradicts the assertion of Weber that there are no necessities but everywhere possibilities, and man as a master of these possibilities is the judge of their use. Thus man chooses but only from the range which nature presents him. हम इस बात को स्वीकार सकते हैं कि मजबूरी कहीं नहीं है, पर संभावनाएं सब जगह हैं। और मनुष्य अगर मालिक है, अगर प्रकृति का शासक है, अगर प्रकृति का दोहन करने के लिए है, तो इन पॉसिबिलिटीज़ का मनुष्य जो है उसमें से चयन करने की स्वतंत्रता मनुष्य के पास होती है। इसका निर्णायक मनुष्य है। लेकिन तो मनुष्य चयन तो करता है, लेकिन ये भी सच है कि मनुष्य उसी में से चयन करता है जो पर्यावरण, जो परिस्थितियाँ उसे प्रकृति प्रदान करती है, उसके समक्ष प्रस्तुत करती है। अगर ये नहीं होगा तो मनुष्य चयन करने और निर्णय लेने की परिस्थिति में ही नहीं आएगा, उस स्थिति को समझ ही नहीं पाएगा, यह कहना चाहिए कि उस स्थिति को ग्रास्प ही नहीं कर पाएगा। तो जब हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं, तो वो पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म के मध्य का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, जहां हम न प्रकृति को सर्वे सर्वा मानते हैं, न हम मनुष्य को सर्वे सर्वा मानते हैं। हम ये मानते हैं कि प्रकृति एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है, एक ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरह है, जो मनुष्य के समक्ष, यात्री के समक्ष, उस व्यक्ति के समक्ष जो कि सड़क पर यात्रा कर रहा है, उसके समक्ष 4 रास्ते रखती है और वह व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसको किस रास्ते पर जाना है और उस रास्ते पर जाने के लिए उसको क्या करना है, यानी उस रास्ते पर जाने के लिए उसको कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको उस रास्ते पर का चयन करने पर कितनी दूरी तक जा पाएगा वो और कहाँ अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, ये मनुष्य को निर्धारित करना होता है। अर्थात प्रकृति विकल्प प्रस्तुत करती है, कौन सा विकल्प सही है और कौन से विकल्प को चयन करके विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है, ये मनुष्य डिसाइड करता है। जहाँ वो कहीं कभी पास भी होता है, कभी सफल भी होता है, कभी सफल नहीं भी होता है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये मनुष्य की शक्ति या उसके विवेक पर तो निर्भर करता ही है, उसकी तकनीकी दक्षता पर भी निर्भर करता है, लेकिन साथ ही मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के अलावा किसी अलग रास्ते पर नहीं जा सकता। वो जाएगा उन्हीं रास्तों में से कहीं। प्रकृति जो परिस्थितियां प्रस्तुत करती है, चयन उन्हीं में से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्यावरणीय दशाएं किसी क्षेत्र विशेष में ऐसी हैं कि वहाँ पर कोयले का खनन भी हो सकता है और वहाँ पर कृषि भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में ये मनुष्य पर डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करे अपनी प्राथमिकताओं, अपने विवेक, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कि वहाँ से उस क्षेत्र में उसे कोयले का खनन करना ज़्यादा सही रहेगा, करना चाहिए, या उसे किसी विशिष्ट प्रकार की क्रॉप को वहाँ पर उत्पादन करना चाहिए। ये मनुष्य डिसाइड करेगा। और जो भी वो डिसाइड करता है, ये दोनों विकल्प अगर उसके पास है, तो ऐसे में वो जो भी डिसाइड करता है, वो दोनों चीज़ें जहाँ भी वो डिसीजन लेता है, जो भी निर्णय वो लेता है, उस निर्णय की कीमत उससे चुकानी पड़ेगी और उस निर्णय पर ही डिपेंड करता है, उस पर ही निर्भर करता है कि मनुष्य विकास की दिशा में किस प्रकार से अग्रसर होगा, किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां उसकी डेवलप होंगी, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था उसकी डेवलप होगी और उसका सांस्कृतिक पर्यावरण परिदृश्य जो है वो किस प्रकार का डेवलप होगा। ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए न तो हमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, नहीं हमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिस्टिक होना चाहिए, बल्कि हमें स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म पे यकीन करते हुए मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते। थैंक यू।